नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र प्रकरण नंबर 6 अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव ये चैप्टर की चर्चा करूँगी। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की विदेशी प्रजातियां जो है वो भारत में आई और किस लिए आती थी, तो बच्चों व्यापार करने के लिए। लेकिन जो अंग्रेजी प्रजा आई इसका तो कुछ और ही मकसद था। इनका हेतु क्या था बच्चों? तो इनका हेतु था भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना, और वो भी व्यापार के साथ साथ। और धीरे धीरे उन्होंने व्यापार के साथ साथ भारत पर अपना जो है वो साम्राज्य स्थापित कर लिया। और फिर इसका प्रभाव भारत पर कैसा पड़ा उसके बारे में आज हम इस प्रकरण में चर्चा करेंगे। तो अरुणा प्रातःकाल ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा पास में बैठकर गृह कार्य कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए बोली, लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया, मम्मी लोग क्रांति क्यों करते हैं? अरुणा ने उत्तर दिया, देखो बेटा, लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो और लोग आर्थिक रूप से तबाह हो तो क्रांति की तरफ मुड़ते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय भारत में लोगों की परिस्थिति बहुत दयनीय, जिसे कंगाल कहते हैं, बन गई थी। तब ऐसा हुआ था। चलो तुझसे मैं उस समय के भारतीय जीवन की बात करूं। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता चला कि अरुणा जो है वो समाचार पत्र पढ़ रही है और उसकी बेटी जो है पूर्वा उसके पास बैठकर घर काम लिख रही है। और जो अरुणा है समाचार पत्र जो है वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही है, जिसमें लीबिया की क्रांति के बारे में सुनकर अरुणा की बेटी जो है पूर्वा, उसके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ? तो क्रांति किसे कहते हैं? और उसने इस प्रश्न का उत्तर अपनी मम्मी से मांगा। तब उसकी मम्मी ने उसे समझाते हुए क्या कहा कि बेटा, जब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति ना हो, लोग आर्थिक रूप से तबाह हो, तब क्रांति की तरफ मुड़ते हैं। कौन? वो लोग। तो हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय भारत के लोगों की परिस्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय, कंगाल बन गई थी। और तब ऐसा हुआ था जिसके बारे में मैं तुमको अभी बताऊंगी। तो भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक यथावत रही। मतलब कि 18वीं सदी तक भारत में समृद्धि जो थी वो बहुत थी आर्थिक रीति से। औरंगजेब के अवसान के बाद की अराजकता भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकी। विश्व के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति, उसके उद्योग और व्यापार वाणिज्य के संगठन बेमिसाल थे। यही भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और पायमाल देश बन गया। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उनके कारखाने में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बना था। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने इस जो है पैराग्राफ में पढ़ा कि 18वीं सदी तक कैसा था भारत, समृद्ध देशों में इसकी गिनती होती थी। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे अंग्रेज कंपनी आई और यहाँ पर अपना शासन शुरू कर दिया, तब यहीं के जो उद्योग है वो कैसे हो गए, पायमाल और कंगाल बन गए। अब इधर आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे, जैसे कि कच्चा माल का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कच्चा माल किसे कहेंगे, तो मैं आपको यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मिलों या कारखानों में कपड़े का उत्पादन होता है। आप लोग तो जानते हैं कि कपड़ा कहाँ बनता है, तो वर्तमान समय में कारखानों या मिलों में जो है कपड़े का उत्पादन होता है। तो बच्चों, ये कपड़े का उत्पादन होता है तो कपड़े के लिए धागे, और धागे वो कहाँ से बनते हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कृषि क्षेत्र में जो है कपास तो आप जानते हो कपास से क्या बनाया जाता है। कपास एक तरह की जो है वो रुई है, और रुई से जो है धागे बनते हैं, और धागे से जो है वो कपड़े बनते हैं। तो जो कपास है
तो वो बच्चों क्या है, एक तरह का कच्चा माल है। किसका कच्चा माल है? तो कपड़े बनाने उद्योग का जो है वो कच्चा माल है। अब उसके बाद एक कच्चे माल के उदाहरण दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके गांव में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल के उदाहरणों की सूची बनाएं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि गांव के लोग हैं वो जो है खेती करते हैं, तो खेती में कितने ही ऐसे उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग हम उद्योगों में करते हैं। जैसे कि कपास ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, और फिर अनाज ले लीजिए, फिर लकड़ियाँ ले लीजिए। जैसे कि चंदन की लकड़ी है तो चंदन का उपयोग करने के लिए चंदन का वृक्ष तो चाहिए ना बच्चों। इसी तरह आपके गांव में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल कहाँ जाते हैं और उनमें से कौन कौन सी वस्तु बनती है उसकी सूची बनाइए। अब उसके बाद है अंग्रेज शासन के समय किसान और खेती। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। किसान वर्ग और खेती बाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल वसूल करने लगे। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग पायमाल हो गया, मतलब कि गरीब हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो खेती बाड़ी किसान वर्ग था, उनकी खेती बाड़ी में से उत्पादित वस्तु पर अधिक कर वसूल करते थे। अनेक बार घर के आभूषण बेचकर भी किसान महसूल नहीं भर सकते थे, इतना वो लोग महसूल वसूल करते थे। परिणाम स्वरूप उनकी ज़मीन बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी ज़मीन कर्ज में डूब जाती थी। बहुत से किसान साहूकार से भारी ब्याज की प्रथा पर शिकार बनकर बर्बाद हो गए। मतलब कि साहूकारों के पास से जाकर वो क्या करते थे, पैसे लेते थे, और वो भी पैसे कैसे लेते थे, तो भारी ब्याज पर, जिसके कारण वो उसे चुका नहीं पाते थे और वे बर्बाद हो गए। खेती बाड़ी टूट गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण दारुण अकाल पड़ा। तो 1770 में बच्चों बंगाल में अकाल मतलब कि सूखा, जिसको दारुण के नाम से जाना जाता है, तो भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की। इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित की। जमीन का अस्थायी अधिकार जमींदारों को दिया जाता, यानी कि कंपनी ने अपनी आय निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया था। तो दूसरी तरफ तनतोड़ मेहनत करके चिलचिलाती धूप में सहकर जमीन जोत कर फसल पैदा करने वाला शोषण वर्ग होता था। तो बच्चों यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, तो दो प्रकार के वर्ग यहाँ रखे थे, एक जमींदार वर्ग और एक जो है जो चिलचिलाती धूप में सहकर जमीन जोत कर और उनका शोषण होता था, अर्थात किसान वर्ग। अब उसके बाद जमीन महसूल का क्या तात्पर्य है, हम सब कौन कौन से कर भरते हैं उनकी सूची बनाइए। तो जमीन महसूल, तो बच्चों क्या करते थे, जैसे कि आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, तो उस ज़मीन पर जैसे कि 6%, 10%, 20% इस तरह का जो है प्रतिशत भाग, मतलब कि जैसे 100 रुपये का यदि आपको उत्पादन होता है तो 6% की अगर वो लोग दर से लेते हैं, 6% की दर से, तो उसमें क्या होगा कि 100 में से 6 रुपये जो है वो आपको सरकार को देने हैं, जिसे ज़मीन महसूल कहते हैं। और इस तरह हम अभी वर्तमान समय में देखें तो तरह तरह के टैक्स चुकाते हैं, जैसे कि पानी का बिल, ज़मीन का बिल और फिर बाद में सड़क का बिल। तो ये सब जो कर भरते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से टैक्स बोलते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं इसमें। वर्तमान समय में अकाल पड़ने पर लोगों को कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो फिर अंग्रेज काल में पारावार कठिनाइयाँ क्यों झेलनी पड़ी थी। तो बच्चों जैसा कि हम जानते थे अंग्रेज क्या चाहते थे, तो वो यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, और वो लोग जानबूझकर जो किसान वर्ग था उस पर ज़्यादा टैक्स या कर महसूल करते थे, जिसके कारण वो पायमाल हो गए, कंगाल हो गए, और उन्होंने अपनी ज़मीन देने का जो है अंग्रेज को वो ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब सामाजिक जीवन को ग्रहण, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में महसूल वसूल करने का कार्य जिसे सौंपा गया था उसे कलेक्टर कहा जाता था। वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था। अंग्रेजी राज्य तंत्र में ऐसे प्रशासन से हमारे देश की पुरानी ग्राम स्वराज की प्रथा नष्ट हो गई।
प्राचीन काल में प्रत्येक गांव एक छोटे से गणतंत्र जैसा था। ग्राम पंचायत ही गांव की सभी प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। देश की मेरुदंड जैसी यह ग्राम स्वराज्य की संस्था थी। बाहरी आक्रमणों के समय और सल्तनत शासन व्यवस्था के समय भी हमारी ग्राम स्वराज्य संस्थाएं अडिग रही थी। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस नई शासन पद्धति से यह नष्ट हो गई। कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो नीति अपनाई थी उसे लोगों को भय पैदा किया। लोगों को लगा कि कंपनी सरकार जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करवाकर भारत के धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहती है। रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवगणना की जाती है। ऐसी मान्यता लोगों में पैदा हुई। आगरा में ऐसा फरमान जारी किया गया कि प्रत्येक भारतीय अंग्रेज को सलाम करेगा। यदि ऐसा ना किया जाए तो वह दंड या सजा का पात्र माना जाता और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के दिल में रोष और नफरत की भावना उत्पन्न हुई। अब भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश। तो भारत के कर्जे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। पश्चिम के व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे। भारत में बनने वाला सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में मांग रहती थी। ढाका की मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में बड़ी मांग थी। कपड़े की अतिरिक्त शौरा, नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार सोना चांदी का आयात होता था। और अंग्रेज शासन के लागू होते ही यह स्थिति बदल गई। सोना चांदी का प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेज ने केवल बंगाल में से ही आज के हिसाब में गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र 2 दशक यानी 20 साल के शासन में ले गए। विचार करें कि पूरे देश में से कितनी संपत्ति जो है वो अंग्रेजों ने इकट्ठा की थी। अब जो है भारत में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में से एकत्र किए हुए रुपए की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग धंधे विकसित करने लगे। मतलब कि अपने देश में ही इंग्लैंड में बनने वाला माल भारत में बिना जकात मतलब बिना चुंगी के आता था, जबकि भारत के कपड़े पर 80% जकात डाला गया। परिणाम स्वरूप भारत में उत्पन्न होने वाला माल में ही महंगा पड़ने लगा। मतलब 80% जकात, मतलब कि बच्चों यदि 100 रुपये की वस्तु है तो उसमें 80 रुपये जो है वो किसको चुकाने पड़ते थे, तो अंग्रेज सरकार को चुकाने पड़ते थे, जिसके कारण जो भारत वाला माल था वो भारतीयों को ही महंगा पड़ने लगा। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय हस्त उद्योग और उद्योग धंधे नहीं चल सके। इस अंग्रेज नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु, शीशे, कागज, नाव बनाने आदि अपने अनेक कारीगर उद्योग नष्ट हो गए। लाखों कारीगर बेरोजगार बने। धीरे धीरे भारत के ग्राम्य कारीगरों में गरीबी बढ़ने लगी। अब सुधारों के प्रति संदेह। तो विलियम बेंटिंक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया तो उस समय इंग्लैंड में उदार विचारधारा का धीरे धीरे फैलाव हुआ था। इस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव भारत तक पहुंचा। अंग्रेज शासक प्रजा के जीवन में रुचि रखने लगे। थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेंटिंक ने अनुपात में अधिक मान सम्मान प्राप्त किया। बेंटिंक ने कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया। अदालत में न्याय मांगने वाले को मातृभाषा का उपयोग करने की छूट दी। राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारक सती होने के राक्षसी रिवाज को बंद कराने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। बेंटिंक ने इन सुधारकों के निवेदन को सुनकर सती होने के रिवाज पर प्रतिबंध लगाते हुए 1829 में लागू किया क्या, सती प्रथा कानून जो है उसको रद्द किया। मतलब शुरुआत किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने, लेकिन इसके लिए जो कानून जो बनाया गया तो वो किसके समय काल में बनाया गया, तो विलियम बेंटिंक के समय काल में ये लागू हुआ। कौन से ईस्वी सन में, तो 1829 में। बेंटिंक के समय में अंग्रेज अधिकारी भारत का सुधारक वर्ग चाहता था, ऐसे कुरिवाजों को रोकने का प्रयास करता था। ऐसे सुधारकों को भारत के रूढ़िवादी लोग संदेह की नज़र से देखने लगे। कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च
रखने का प्रस्ताव पास किया था, परंतु उस पर अमल नहीं होता था। अंत में बेंटिंक के समय में शिक्षा समिति की रचना हुई और ईस्वी सन 1834 में मेकाले नामक एक अंग्रेज अधिवक्ता को अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया। मेकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति से भारतीय युवकों को मनोवांछित लाभ नहीं मिला। अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई प्राचीन विद्याएं सीखने का लाभ भारतीय खोने लगे और देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हो गई। तो अंग्रेजी शिक्षा किसने लाई थी? तो मेकाले के समय में आई हुई थी। इस शिक्षा पद्धति का विरोध हुआ और महात्मा गांधी जी तो उसे गुलामी की शिक्षा कहते थे। किसको? अंग्रेजी शिक्षा को। बाद में 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। फिर भी भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनमें से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी व्यक्तित्व या व्यक्ति निर्मित होने लगे। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत रखने के लिए और माल के आवागमन के लिए यातायात की और संदेशा व्यवहार की मांग की पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी और हिंद में ही उनका उपयोग किया जाए तो हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा तथा सैन्य अंकुश भी रखा जा सकेगा। इस प्रकार के उद्देश्य से भारत में रेलवे शुरू हुई। तो भारत में जो है वो प्रथम रेलवे कब शुरू हुई? तो भारत में जो है सर्वप्रथम रेलवे 1853 में मुंबई से थाना के बीच शुरू हुई। भारत जैसे विशाल देश के हर एक भाग पर नज़र रखने और विदेशी राज्य को संदेश देने के लिए आवश्यक प्रतीत होने पर ईस्वी सन 1854 में डाक और तार संदेश की आधुनिक पद्धति अपनाई गई। साथ ही साथ देश में छापखाना और समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ना शुरू हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के उद्धार अंग्रेजों के हित के लिए थे। फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए यह भारतीयों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना। क्या? तो रेलवे और जो है ये डाक तार संदेश जो है और आधुनिक पद्धति जब अपनाई गई तब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग विश्व के प्रवाहों से अवगत हुआ, जिन्होंने देश में समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति के कार्य में खूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, डाक तार और रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नज़दीक आए। और इस तरह यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। और बच्चों ये जो स्वाध्याय है ये आपको घर से स्वयं करना है। ये जो चर्चा करने वाला विषय है बच्चों, जैसे कि अंग्रेज शासन के किसानों और वर्तमान समय के शासन के किसानों में क्या अंतर है। तो बच्चों जैसा कि मैं तुमको समझा चुकी हूँ कि उस समय के किसान कैसे थे। तो उस समय के किसान जो थे वो बहुत ही गरीब कंगाल थे, जबकि वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। उस समय के किसानों पर खेती के ऊपर उन्हें अधिक से अधिक कर चुकाना पड़ता था, जो कि वर्तमान समय में नहीं है। इस तरह के 4 से 5 पॉइंट आपको बना के लिखने हैं। अब अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों से अंग्रेज शासन और भारत के लोगों में कौन कौन से लाभ हुए। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको लास्ट में रेलवे, तार, डाक की जो चर्चा की उसमें से आपको लिखना है कि उसका वर्तमान समय में आपको क्या क्या लाभ हुआ है। और उसके बाद जो है ये उत्तर लिखिए, ये आपको स्वयं करना है और जब स्कूल खुलेगी तब ये घर काम चेक होगा।